गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि लूफी एनरू की शिप के ऊपर पहुंच जाता है और एनरू के अटैक्स का लूफी पर कोई भी असर नहीं होता है और लूफी एनरू पर एक जोरदार हमला करके उसे नीचे जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर आइसिया और पीरे दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन नामी समझ जाती है कि कैसे हुआ। एनरू अपना सर ऊपर उठाता है, ये तुमने कैसे किया? उठता है और लूफी से बहुत दूर चला जाता है। आखिर तुम हो क्या? हाँ, मैं एक पायरेट हूँ और मेरा शरीर रबर का बना है। रबर? अब ये क्या चीज है? एनरू को रबर के बारे में नहीं पता है क्योंकि स्काइपिया के अंदर रबर नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। लूफी एनरू की तरफ गुस्से से आगे बढ़ता है। तुम्हारा कोई भी अटैक मेरे ऊपर असर नहीं करने वाला, समझ गए? अब ये लो। एनरू अपनी आंख को बंद करता है। मंत्र। और ये बोलने के बाद एनरू लूफी के पंच को डॉज कर लेता है। लूफी अपने पंच के फेल हो जाने के बाद आसमान में उड़ता हो जाता है और आसमान से ही एनरू को एक किक मार देता है, लेकिन लूफी का यह हमला बेकार हो जाता है। लूफी की किक का एनरू पर कोई भी असर नहीं होता है क्योंकि उस किक के पड़ने से पहले ही एनरू टेलीपोर्ट हो जाता है। लूफी नीचे आता है और देखता है ये क्या हुआ, मेरी किक उसके आर पर कैसे हो गई, और वापस अपनी किक मारता है एनरू को, लेकिन फिर से किक पड़ने से पहले ही एनरू टेलीपोर्ट हो जाता है और लूफी के अटैक को डॉज कर लेता है और लूफी बार बार ऐसा करता रहता है। लूफी तो एक रबर का बना है, तो उसका शरीर एनरू की बिजली के आर पर कैसे हो रहा है? ये एनरू को मार क्यों नहीं पा रहा? क्या इसका मतलब ये है कि एनरू अपने मंत्र का यूज करके पहले ही प्रेडिक्ट कर रहा है कि लूफी क्या हमला करने वाला है, और जब ऐसा लूफी करता है तो एनरू टेलीपोर्ट हो जाता है। और अब लूफी के हमले एनरू डॉज कर पाता है क्योंकि एनरू को लूफी के हमलों का पहले ही पता चल चुका है और एनरू अपने डंडे का यूज करके लूफी पर हमले करने लगता है और इसके मेन पॉइंट पर एक डंडा मार देता है। लूफी की गर्दन को पकड़ता है और उसे ऊपर उठाता है। वैसे क्या तुम जानते हो बिजली बहुत कुछ कर सकती है? अगर बिजली के हमले तुम पर असर नहीं करते तो क्यों ना इसका तरीका बदल दिया जाए? लूफी एनरू के डंडे को पकड़कर कहता है फिजिकल अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले, अब ये लो। एनरू की लात मारता है लेकिन एनरू टेलीपोर्ट हो जाता है और दूर पहुंच जाता है। लूफी कहता है क्या वो मेरा दिमाग पढ़ सकता है? उसे पहले से कैसे पता चल जाता है कि मैं क्या करने वाला हूँ? एनरू अपने हाथ में डंडे को पकड़कर कहता है तुम्हारे जैसे डेविल फ्रूट के यूजर्स अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही रहते हैं, और अपने डंडे में अपनी बिजली को डालने लगता है और लूफी और नामी ये सब कुछ बहुत हैरानी से देख रहे होते हैं और एनरू का डंडा एक त्रिशूल में बदल जाता है जिसके आगे ब्लेड्स लगे होते हैं और एनरू उसका यूज करके लूफी पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से लूफी को बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है, लेकिन लूफी अपने बचाव में ऊपर की तरफ कूद जाता है। तो तुम्हारे ऊपर ब्लेड काम करते हैं? हाँ, मुझे ब्लेड से नुकसान पहुंच सकता है। अब यार लूफी ढक्कन है, अपनी कमजोरी दुश्मन को क्यों बता रहा है? पागल वागल है क्या? तुम चिंता मत करो नामी, मैं अभी से देखता हूँ। लेकिन तभी एनरू यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और लूफी हवा में ही अपने पीछे देखता है तो पता लगता है कि एनरू उस बड़े से आर्क मैक्सिम के गोले में से बाहर निकल रहा है। ये देखकर नामी चौंक जाती है। एक सेकंड, क्या एनरू गोल्ड के जरिए ट्रैवल कर रहा है और ये अपनी बिजली वाली फॉर्म में है? एनरू उस गोल्ड के अंदर से बाहर निकलता है और लूफी पर अपने त्रिशूल से हमला कर देता है, लेकिन लूफी उसके ट्राइडेंट को पकड़कर बच जाता है। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि गोल्ड इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर होता है। हाँ साइंस वालों, नीचे अटेंडेंस तो दे दो भाई। और तभी लूफी ने जो ट्राइडेंट पकड़ा है अचानक से उसके अंदर से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और नामी देखती है कि ये गोल्ड पिघल कर नीचे गिर रहा है और ऊपर लूफी चिल्लाता है और कहता है अरे यार गरम है, गरम है, गरम है, गरम है। और एनरू अपनी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके उस गोल्ड के डंडे को गर्म कर रहा है। कैसी लगी? लूफी अपने एक पैर को हवा में ऊपर स्ट्रेच कर देता है और अपना बैटल एक्स अटैक करता है एनरू के ऊपर, जिसकी वजह से एनरू नीचे जमीन में जाकर धंस जाता है और लूफी हवा में ही एनरू के ऊपर चिल्लाता है अब ये लो, और हवा में ही गैटलिंग अटैक करता है एनरू के ऊपर, लेकिन एनरू अपने मंत्र का यूज करके लूफी के इस हमले को भी रोक देता है और लूफी के पंचेस को पकड़ लेता है और लूफी को पकड़कर नीचे जमीन में धंसाता है। चलो अब स्काइपिया को खत्म किया जाए। अब इसे नीले समुद्र में गिराने का वक्त आ चुका है। और एनरू ऊपर की तरफ देखता है और तभी एनरू आर्क मैक्सिम के बने हुए उस सिंहासन पर जाकर खड़ा हो जाता है और नामी समझ जाती है अरे यार ये सच में करने वाला है, मतलब कि करने वाला है, इस आइलैंड को तबाह करने वाला है। और एनरू अपने दोनों हाथों को सोने से बनी हुई 2 बॉल्स के ऊपर रखता है और अपनी सारी बिजली आर्क मैक्सिम के अंदर ट्रांसफर कर देता है। 2 करोड़ वोल्ट की बिजली, और इसकी बिजली शिप के कोने कोने तक पहुंचने लगती है और आर्क मैक्सिम स्टार्ट हो जाता है, इंजन आवाज करने लगता है और प्रोपेलर्स चलना शुरू कर देते हैं। ये देखकर आइसिया बुरी तरह से डर जाती है। लूफी भैया आप कहाँ पर हो? उसने जहाज को चालू कर दिया है। एनरू जोर जोर से हंसने लगता है। ये जहाज तो उड़ने लगा है। अरे यार अब क्या करेंगे? लेकिन तभी लूफी खड़ा हो जाता है। लूफी जल्दी कुछ करो यार, ये जहाज उड़ने लगा है। लेकिन एक सेकंड, अगर तुम उसे मार दोगे तो ये जहाज तो नीचे गिर जाएगा और अगर गिरा तो हम भी मारे जाएंगे और स्काइपिया भी तबाह हो जाएगा। अरे यार क्या करना चाहिए? शांत रहो नामी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अपनी हेड को नामी की तरफ फेंक देता है। तुम एक होने वाले पायरेट किंग की दोस्त हो, इतनी घबरा क्यों रही हो? हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। और लूफी खड़ा होकर एनरू के सामने जाता है उसके साथ फाइट करने के लिए। पायरेट किंग? हाँ, ये कहाँ का किंग होता है? पूरे समुद्र का। और हम देखते हैं कि आर्क मैक्सिम शिंडोरा को पार करके ऊपर अपर यार्ड में आ चुकी है और धीरे धीरे और भी ऊपर जा रही है शिप और इसके प्रोपेलर्स तबाही मचा रहे हैं। सभी जानवर और पक्षी बुरी तरह से डरे हुए हैं और आइसिया पीरे के ऊपर बैठकर आर्क मैक्सिम का पीछा कर रही है। और यहाँ पर लवली स्ट्रीट में सभी लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं और अपना बैग पैक करके यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में लगे हैं। पुलिस वाला का लीडर सभी से कहता है जल्दी क्लाउड एंड तक पहुँचो। और तभी देखता है कि भीड़ में एक बूढ़ा आदमी बैठकर रो रहा है। उसके पास जाता है और बूढ़ा आदमी कहता है मैं भगवान में बहुत यकीन करता था, लेकिन आज भगवान मुझसे मेरा ही घर छीन रहे हैं। ये सुनकर ये पुलिस वाला भी रोने लगता है और तभी इसके पास कुछ लोग आते हैं जो कि इसे कहते हैं कि ये शांडियंस की बस्ती में जा रहे हैं उन्हें बताने के लिए कि एनरू क्या करने जा रहा है और स्काइपिया खत्म होने वाला है, उनकी भी जान बचानी होगी, वो लोग भी इंसान हैं। ठीक है, मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता हूँ। यहाँ पर आर्क मैक्सिम के ऊपर एनरू जोर जोर से हंस रहा है। ये शिप चालू हो चुकी है और इसके अंदर एक खास ताकत भी है, चलो उसे शुरू किया जाए। उसका नाम है डेथ पिया। और जब ये फीचर चालू हो जाता है तो शिप की चिमनी में से काले
बादल निकलने लगते हैं जो कि आसमान को घेरना शुरू हो चुके हैं। एनरू हंसने लगता है डेथ पिया एक्टिवेट हो चुका है। और इस तरफ हम रॉबिन को देखते हैं जो कि शेंडोरा के अंदर घायल पड़ी हुई थी लेकिन अब उठ चुकी है। और देखते हैं कि वाइपर, चॉपर, जोरो और स्काईनाइट अभी भी घायल पड़े हैं। और रॉबिन जैसे ही आसमान में देखती है तो उसे काले बादल नजर आते हैं जिसे देखकर बुरी तरह से हैरान रह जाती है। और यहाँ पर शांडियन की बस्ती में भी ठीक ऐसा ही नजारा दिखाई देता है और ये देखकर सभी शांडियंस बुरी तरह से डर जाते हैं, अपनी बस्ती से बाहर आते हैं और देखते हैं कि अपर यार्ड के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। और यहाँ पर लवली स्ट्रीट के ऊपर सभी लोग क्लाउड एंड पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और तभी देखते हैं कि स्काइपिया का अंत आ चुका है। ये कैसे बादल है? और यहाँ पर एनरू लूफी से कहता है ये है थंडर क्लाउड जो कि मेरी शक्तियों को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। ये काले बादल पूरे स्काइपिया को ढक देंगे जिससे मैं स्काइपिया को तबाह कर दूंगा। क्या तुम इसका नमूना देखना चाहोगे? हाँ? एनरू अपनी एक उंगली को आसमान में ऊपर उठाता है और अपनी बिजली का इस्तेमाल करके लवली स्ट्रीट पर एक थंडर बोल्ट गिरा देता है। और उस थंडर बोल्ट की वजह से लवली स्ट्रीट में तबाही मच जाती है। और कौनी से जो कि अभी अभी लवली स्ट्रीट से बाहर निकली है अपर यार्ड जाने के लिए अपने वीवर के ऊपर, वो रास्ते में देखती है कि एनरू ने अपना काम चालू कर दिया है। और यहाँ पर लूफी एनरू से कहता है तुम जो कर रहे हो और सही नहीं है। सबसे पहले मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। तुम मेरे रास्ते में बहुत रुकावटें पैदा कर चुके हो। और अपने ट्राइडेंट से लूफी पर हमला करता है लेकिन लूफी उसे डॉज करता है। लेकिन गलती से लूफी का पैर ट्राइडेंट के ऊपर पड़ जाता है और लूफी का पैर जल जाता है। अरे यार कितना गर्म है ये। और एनरू बार बार अपने ट्राइडेंट से लूफी पर हमला करने लगता है और लूफी इस बार भी गलती से इसके ट्राइडेंट को पकड़ लेता है। लूफी का हाथ जल जाता है और लूफी फूंक मारने के लिए नीचे झुक जाता है जिसकी वजह से ये ट्राइडेंट के एक और हमले से बच जाता है। ये देखकर लूफी सोचता है ये क्या हुआ? क्या इसे पता नहीं था कि मैं झुकने वाला हूँ? पहली बार इसका निशाना चुका है। वैसे मैं नीचे झुकने वाला हूँ फूंक मारने के लिए, ये तो मुझे भी नहीं पता था। और इससे लूफी को एक आइडिया आ जाता है। एनरू के सामने जाकर चिल्लाता है ये लो मेरा नया अटैक। नया अटैक? लूफी ये जरूर ताकतवर होगा। गाम गाम साले बुड्ढे। ये सुनकर एनरू हैरान हो जाता है। ये क्या मजाक है? बार बार उसके ट्राइडेंट से हमला करता है लूफी पर, लेकिन इस बार लूफी इसके सारे के सारे हमलों को डॉज कर पा रहा है। ये देखकर नामी समझ आती है कि आखिर चल के रहा है। अच्छा तो इसका मतलब ये है कि लूफी को खुद भी नहीं पता है कि वो कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है, वो बस हवा के साथ मूव कर रहा है। जब लूफी को नहीं पता कि वो क्या करने वाला है तो एनरू भी पता नहीं लगा सकता कि वो करने क्या वाला है। अरे यार नामी, मैं गम गम बूढ़े आदमी से बच तो सकता हूँ लेकिन उस पर अटैक नहीं कर सकता यार। मुझे कुछ और करना होगा। गाम गाम गुब्बारा। अरे लूफी पागल हो गया क्या? ये अजीब अजीब आइडियाज कहाँ से आ रहे तेरे को? और मुंह क्यों फुला रखा है मेरी बंदी की तरह तूने? लगता है तुम मेरे मंत्र पावर से बचने की कोशिश कर रहे हो। इसे भूल जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। एनरू फिर से लूफी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन लूफी अपने हाथों को किसी ऑक्टोपस की तरह बना लेता है और लूफी आर्क मैक्सिम की एक सोने से बनी दीवार के पास से चला जाता है और उस दीवार को मारने वाला होता है। क्या तुम एक दीवार को मार रहे हो? ये क्या कर रहे हो लूफी? एनरू तुम्हारे पीछे है, बचो उससे, जल्दी से पलट के देखो। लेकिन लूफी नामी की बात नहीं सुनता और उस दीवार के ऊपर पंचेस मारने लगता है। गाम गाम पटाखे। और दीवार से रिबाउंड होके यानी कि मुड़कर लूफी के सभी पंचेस आर्क मैक्सिम के अंदर फैल जाते हैं। एनरू भाग के लूफी के पास आने लगता है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इससे मार सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारे हर एक अटैक से बच जाऊंगा। लेकिन तभी देखता है कि इसके चेहरे पर से खून निकल रहा है और हम देखते हैं कि लूफी के पंचेस एक्चुअल में एनरू को हिट कर रहे हैं। और लूफी ये देखकर बिल्कुल नहीं रुकता और भी ज्यादा तेजी से हमले करने लगता है और ढेर सारे पंचेस पड़ने की वजह से एनरू शिप के ऊपर दूर जाकर गिरता है। ये देखकर नामी समझ जाती है कि अभी आखिर क्या हुआ। लूफी ने रैंडमली पंचेस मारे जिसकी वजह से लूफी को खुद भी नहीं पता था कि कौन सा पंच कहाँ पे जाकर लगने वाला है। इसलिए एनरू अपने मंत्र से पता नहीं लगा पाया कि लूफी कहाँ पर पंच मारने वाला है। एनरू खड़ा होता है और कहता है रुक जा, रुक जा। लेकिन तभी लूफी अपना हाथ स्ट्रेच करता है और एनरू के पेट के ऊपर अपना बंदूक अटैक कर देता है जिसकी वजह से एनरू बुरी तरह से घायल होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। रुक जाओ, मुझे यहाँ से भागना होगा। लेकिन तभी देखता है कि लूफी भागते हुए उसकी तरफ ही आ रहा है। गाम गाम राइफल। नहीं, मैं मर नहीं सकता। नहीं। एनरू का जहाज आसमान में है और आइसिया आर्क मैक्सिम का पीछा कर रही है पेरे के ऊपर बैठकर और बोलते हैं कि हम लोग अब क्या करेंगे, ये तो और भी ऊपर जाने लगा भाई। और वहीं आर्क मैक्सिम के ऊपर नामी कहती है लूफी ये तुम्हारे अटैक से हार तो गया पर अब हम क्या करेंगे? आर्क मैक्सिम तो और भी ज्यादा ऊपर जा रहा है भाई। तभी एनरू अपनी शिप के ऊपर हाथ मारता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। क्या तुम्हें बस इतना ही आता है? एक बार तुम चले जाओगे तो ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। वापस लोग मुझसे डरेंगे, मेरी पूजा करेंगे बिल्कुल पहले की तरह। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं। और लूफी के ऊपर चिल्लाने लगता है। आर्क मैक्सिम इतनी ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी है कि स्काइपिया के कोने कोने से इसे देखा जा सकता है और अपनी बस्ती से बाहर आकर सभी शांडियंस आसमान में देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जहाज अपर यार्ड के ऊपर आसमान में काला धुआं छोड़ते हुए उड़ रहा है। और तभी इन्हें कुछ बोट्स की आवाज आती है अपनी बस्ती के पास और देखते हैं कि लवली स्ट्रीट में से कुछ लोग बोट के अंदर बैठकर उनकी बस्ती के पास ही आ रहे हैं। जब पहुंचते हैं तो चिल्लाते हैं सुनो शांडियंस, हम तुम्हारी हेल्प करने यहाँ पर आए हैं, हमें जल्द से जल्द नीले समुद्र में पहुंचना होगा, वो एनरू स्काइपिया को खत्म करने वाला है। ये सुनकर शांडियंस को यकीन नहीं होता कि आखिर ये बोल के रहे हैं क्या नीला समुद्र। और तभी हम शांडियंस के चीफ को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहा है और इधर रॉबिन होश में आ चुके हैं और जोरो और चॉपर को ले जाकर एक सेफ प्लेस पर जाकर लेटा देती है और आसमान में उसी जहाज को देखती है। गॉड एनरू। और एनरू अपने हाथ को बिजली से गर्म कर देता है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये कर क्या रहा है? एनरू अपने गर्म हाथों को आर्क मैक्सिम की सोने से बनी उस दीवार पर रख देता है जिसकी वजह से वो दीवार पिघलने लगती है। लूफी बिना कुछ सोचे समझे एनरू पर हमला कर देता है और एनरू उस गर्म खोलते हुए सोने को लूफी के हाथ के ऊपर डाल देता है। ये जल जाएगा। और एक गोल्ड की बॉल लूफी के हाथ में जम जाती है और ये बॉल लूफी के शरीर से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। यही तुम्हारी सजा है। और लूफी की गोल्डन बॉल को एक जोरदार लात मार देता है
है और ये बॉल शिप से बाहर चली जाती है। लूफी अपनी पूरी कोशिश करता है कि उस बॉल के वजन की वजह से शिप से बाहर न गिर जाए। बॉल को खींचने की कोशिश करता है लेकिन इसका वेट इतना ज्यादा होता है कि लूफी नीचे गिरने लगता है और तभी एनरू कुछ कहता है। मुझसे ताकतवर कोई नहीं है, मुझसे भिड़ने का यही नतीजा होता है बच्चे। क्या कहा तुमने? फिर से कहना एक बार। तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। हाँ, लगता है तुम कभी नीले समुद्र में नहीं गए हो। तुमसे भी ज्यादा ताकतवर लोग नीले समुद्र में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर एनरू को गुस्सा आ जाता है और टेलीपोर्ट होकर लूफी के ठीक सामने आ जाता है तुम बहुत ज्यादा बोलते हो बच्चे। और अपने डंडे से मारकर आर्क मैक्सिम की उस रेलिंग को तोड़ देता है और उस बॉल का वेट बहुत ज्यादा होने की वजह से लूफी आर्क मैक्सिम से नीचे गिरने लगता है। नहीं लूफी को गिरता हुआ देखकर नामी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता है। आइसिया और पीरे लूफी के पास जाते हैं उसे बचाने के लिए। ऊपर से एनरू देखता है अब ये दोनों भी मरेंगे। और एल्थोर अटैक का यूज कर देता है आइसिया और पीरे के ऊपर और एल्थोर का अटैक देखकर लूफी चिल्लाता है, अगर हिम्मत है मुझसे लड़। और एल्थोर हमला हो जाता है जिसकी वजह से जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। ये तुमने क्या किया? वो बस एक छोटी सी बच्ची थी। इधर हम सांजी को देखते हैं। इस बंदे को कोई परवाह नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है और बस आराम से लेटा हुआ सो रहा है नामी के सपने देखता हुआ। अरे नामी जी ऐसे मत कीजिए, अरे मुझे शर्म आ रही है। नहीं। लेकिन तभी इसकी नींद टूट जाती है जब ये देखता है कि उसॉप इसके साथ लेटा हुआ है और इसने नामी की जगह उसॉप का हाथ पकड़ा होता है। अरे उसॉप, ये क्या है? नामी कहाँ पर है? सांजी गोइंग मैरी से बाहर जाता है और आसमान में उस जहाज को देखता है। लगता है मैं अभी भी सपने में हूँ। ये जहाज आसमान में कैसे है? एक सेकंड, अरे नामी सा, शायद ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। ये जहाज पक्का उस एनरू का होगा। उसने नामी सान को किडनैप कर लिया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कितनी क्यूट लग रही है नामी। ओ सब जल्दी उठाओ, हमें नामी को बचाना होगा। वो एनरू नामी को किडनैप कर चुका है, जल्दी उठाओ। लास्ट टाइम हमने एनरू से फाइट की थी, उसके बाद हम बेहोश हो गए थे। पता नहीं कितने दिन हो गए। नामी सान ने पक्का मुझे बहुत मिस किया होगा। जल्दी बाहर चलो। वो सबको बाहर लेकर जाता है। वो सब कहता है, अरे वो सब तो ठीक है लेकिन नामी है कहाँ पर यार? अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। सब वो ठीक तुम्हारे ऊपर है। अरे ये क्या है? ये बात करने का समय नहीं है। उसॉप जल्दी मेरे साथ चलो, हमें जल्दी वहाँ पर पहुँचना होगा। और सांजी उसॉप को लेकर जंगल के रास्ते से जाने लगता है। अरे रुक जाओ यार, मुझे दर्द हो रहा है। और सांजी उसॉप को पकड़कर इसे घसीट कर लेकर जाने लगता है जल्दी से। ऊपर एनरू हंसने लगता है। मेरा प्लान कामयाब होने को आ चुका है। ये घटिया स्काइपी आप नीचे नीले समुद्र में गिर जाएगा और मैं और तुम फेरी वर्थ के ऊपर पहुंच जाएंगे। एक सेकंड, तुम्हारी एक दोस्त ने मुझे याद दिलाया था कि मुझे एक सोने की बेल लेनी है। जाने से पहले उसे सोने की बेल को ले लेते हैं। तुमने अपने उस घटिया दोस्त को छोड़ दिया और मेरे साथ आ गई मेरे सपने को पूरा होता हुआ देखने के लिए। तुम बहुत बुरे हो, समझे? तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। मेरे दोस्त ही मेरे लिए मेरा सब कुछ थे, मेरा खजाना थे। नामी की बातें सुनकर एनरू गुस्से में कहता है, ठीक है बच्चे, ठीक है, समझ गया। हाँ समझ गया, ठीक है। नीचे से उसॉप चिल्लाता है, अरे यार सांजी और कितना समय लगेगा? सांजी जो कि एक ऊंची चट्टान के ऊपर खड़ा है वो दूर से आर्क मैक्सिम को देख रहा है और कहता है, वो बस पहुंचने ही वाला है। उसॉप तैयार रहो, जब मैं चिल्लाऊं तो ठीक वैसा ही करना जैसा कि हमने प्लान किया है। ठीक है, समझ गया। और जैसे ही आर्क मैक्सिम सांजी के ऊपर आते हैं, सांजी चिल्लाता है, उसॉप यही वक्त है। ठीक है, समझ गया। और अपने कमर पे लगे उस इन्वेंशन का यूज करता है। उसके अंदर से एक हुक निकलता है और तेजी से सांजी की तरफ जाता है। बहुत बढ़िया उसॉप। और हुक को एक तेजी से लात मारता है और ये हुक आर्क मैक्सिम के ऊपर अटक जाता है। सांजी उस रस्सी को पकड़ लेता है और सांजी और उसॉप उस रस्सी के ऊपर चढ़कर ऊपर आर्क मैक्सिम के ऊपर जाने लगते हैं। रस्सी का इस्तेमाल करते हुए सांजी और उसॉप आर्क मैक्सिम के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसॉप ने ये अजीब से ऑक्टोपस वाले शूज भी पहने होते हैं। अरे यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्या पता ऊपर उसकी आर भी तैयार बैठे हो हमें मारने के लिए। हाँ ये हो सकता है उसॉप, क्योंकि एनरू के पास मंत्र की ताकत है। उससे पहले ही पता लग चुका होगा कि हम लोग आ रहे हैं। अरे यार सांजी और ज्यादा डरा रहा है मेरे को, हैं बताओ तेरे को अभी। मैं तो चला नामी को बचाने। अरे मेरे लिए तो रुको यार। और यहाँ पर एनरू को मंत्र की वजह से पता चल जाता है कि सांजी और उसॉप नामी को बचाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और एनरू नामी से कहता है कि इसके दो दोस्त यहाँ पर आ रहे हैं इसे बचाने के लिए। देखते हैं वो लोग कितने कामयाब हो सकेंगे। नामी अपने मन में सोचती है कि ये दो लोग आखिर कौन होंगे? क्या लूफी है? नहीं, लूफी नहीं हो सकता क्योंकि लूफी तो अभी भी नीचे गिरा है। नामी ये सोच ही रही होती है कि तभी नामी के ऊपर एक बिजली का हमला हो जाता है जिससे नामी बाल बाल बचती है। एनरू नामी से कहता है कि अभी इसने जो इसकी बातें सुनी उससे लगता है कि नामी को इसकी सपनों की दुनिया में नहीं आना है। तो ठीक है, तुम नहीं आओगी। और तभी हम देखते हैं कि नामी के हाथों के पीछे एक हथियार है जो कि उसॉप ने इसे दिया था। सांजी लात मार के दरवाजा तोड़ देता है दया की तरह। एनरू नामी को छोड़ दे। लेकिन तभी देखता है कि वो शिप के इंजन रूम में आ चुका है। ये कितना बड़ा लग रहा है और इंजन रूम को एक्सप्लोर करने लगता है। अरे यार कहाँ है रास्ता नामी सान तक पहुँचने का? यहाँ पर हम देखते हैं कि रॉबिन अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके स्काईनेट और वाइपर को किसी सेफ जगह पर लेकर जा रही होती है और कहती है आसमान और भी ज्यादा काला हो रहा है, बिल्कुल एनरू के इरादों की तरह। तबाही मचाने के बाद शायद से एनरू उस सोने की बेल को भी ले सकता है। यहाँ पर लवली स्ट्रीट के ऊपर सभी लोग अपनी घरों से निकलकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं नीले समुद्र की तरफ। लेकिन यहाँ पर शांडियंस की बस्ती में सभी शांडियंस एक जगह पर घेरा बनाकर खड़े हैं जहाँ पर उनके सामने उनके चीफ खड़े हैं और शांडियंस के चीफ कहते हैं, तुम रुके क्यों हो? यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? हाँ वो कोई छोटे बच्चे नहीं है, वो शिंडोरा के वीर योद्धा हैं। उन्हें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, उनकी जान को कुछ नहीं होगा। और ये भी कहता है कि अगर इन लोगों ने जल्दी नहीं किया तो ये पूरा आइलैंड तबाह हो सकता है क्योंकि इसे एनरू का इरादा यही लग रहा है कि वो इस पूरे आइलैंड को तबाह कर देगा जैसा उसने बिकरा आइलैंड के साथ किया था। सब कुछ खत्म हो चुका है, जल्दी यहाँ से चले जाओ। खड़े क्या हो? अपने बीवी बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। सारे शांडियंस चीफ की बात को समझ जाते हैं और अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं बैग पैक करने के लिए। और अकेले में शांडियंस का चीफ कहता है, वाइपर मुझे माफ करना मेरे बच्चे हैं, लेकिन मैंने सभी को मना लिया तुम सभी को छोड़कर जाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि तुम जिंदा हो बच्चे, तुम्हें जिंदा रहना ही होगा। और यहाँ
यहाँ पर कॉनिस गोइंग मैरी के ऊपर पहुंच चुकी है अपने वीवर को लेकर और देखती है कि सांजी और उसॉप यहाँ से गायब हो चुके हैं और समझ जाते हैं कि वो लोग अभी कहाँ पर गए होंगे। यहाँ पर आयशा पीरे के ऊपर बैठकर रो रही होती है और कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे बचाते हुए तुम मारे गए, प्लीज उठ जाओ, क्या तुम मर तो नहीं गए हो। और तभी पीछे से लूफी की आवाज आती है। लूफी अजीब सी आवाजें निकाल रहा होता है। आयशा पीछे मुड़कर देखती है ये क्या चीज है और देखती है कि लूफी गोल्डन बेल के साथ फंसा हुआ है और उसका सर जमीन के अंदर है। अबे ये क्या है तू भाई, पागल वागल क्या। लूफी उस बॉल को उठाता है। मैं इसे उठा सकता हूँ, चलो ऊपर चलते हैं, मैं एनरू को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर एनरू अपनी बिजली से नामी पर हमला कर रहा है और नामी अपने हथियार का यूज करके एक कर्व शेप का पाथ बनाती है, यानी कि आसमान में एक रास्ता बनाती है, जिसकी वजह से एनरू का ये अटैक फेल हो जाता है और उसकी बिजली पीछे की तरफ चली जाती है। एक बिजली का रास्ता बनाना ताकि वो दूसरे डायरेक्शन में चली जाए। तुम काफी समझदार हो लड़की, पर क्या होगा अगर मैं अपने अटैक को थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो? क्या तुम इतना बड़ा रास्ता बना सकोगी? एनरू अपने हाथ से बहुत सारी बिजली जनरेट कर देता है। नहीं, इस बार मैं नहीं बच पाऊंगी। लेकिन तभी एनरू की पीठ पर एक धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से एनरू अपने अटैक को परफॉर्म नहीं कर पाता। गुस्से में पीछे देखता है और पीछे कोई और नहीं उसॉप होता है। कैप्टन उसॉप आ चुका है। रुक जाओ उसॉप, तुम आ गए क्या? सांजी तुम्हारे साथ है क्या? वो अभी तक नहीं आया। अरे यार मैं अकेला आ गया इधर। अरे यार मर गया। तुम तो वही हो ना जिसे मैंने शिप पर मारा था। उसॉप एनरू को देखता है गुस्से से। अच्छा तो तुम ही हो वो? हाँ तो ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगा जब सांजी आ जाएगा। तब तक तुम लोग आपस में फाइट करो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बाद में आता हूँ। और उसॉप गेट को लगा देता है। वही उसॉप बंदा नामी उसॉप पर चिल्लाती है, साले उसॉप पागल हो गए क्या? मुझे अकेला छोड़ के भाग गया अभी, साले फट्टू। और अंदर उसॉप टेंशन में आ जाता है। अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, अब तो मैं और भी ज्यादा डरपोक नजर आऊंगा। सांजी साले कहाँ मर गया? अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा। नहीं, मुझे बहादुरी दिखानी होगी, वरना लोग मुझे बहादुर कैप्टन उसॉप नहीं एक कायर डरपोक उसॉप कहलाएंगे। मुझे नामी को बचाना ही होगा। तो ठीक है, ये लो। और गेट को खोल देता है और तभी देखता है कि एनरू इसकी तरफ ही अटैक कर रहा है। बहुत मुश्किल से उस अटैक से बाल बाल बचता है और नामी उसॉप को पकड़ लेती है और कहती है, साले उसॉप मुझे अकेले मरने के लिए छोड़ने वाला था ना तू, गद्दारी कर बे। अरे नामी माफ करना यार, मैं थोड़ा सा डर गया था, सॉरी। अगली बार ऐसा हो ना साले तेरे को छोड़ूंगी नहीं, हमें इस शिप से कूदना होगा, तभी हम इस एनरू से बच पाएंगे। बगल में मेरा वीवर पड़ा है, मैं उसे लेकर आती हूँ। नामी अपने वीवर को लेकर आने लगती है, लेकिन तभी एनरू आता है और उसॉप को अपने डंडे से मार देता है। तुझे बहुत शौक है ना हीरो बनने का?